तो चलिए ये रहा भारत का भूगोल से पहला सवाल, जिसमें बोल रहा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप अपना आंसर लगा लें, और जो भी आपका आंसर हो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप कितना स्कोर किए, और उस हिसाब से अपने आप को आप जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि अभी आप कितने पाने में हैं, अभी आपको और कितने मेहनत की आवश्यकता है, या तो अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं कि आप अभी कितना तक पहुंच गए हैं, कितना और करने की ज़रूरत है। तो देखिए पहला सवाल जो बोल रहा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है भाई। तो अगर हम लोग बात करें पृथ्वी को, तो हम लोग इसे अगर देखिए बांटना चाहें तो दो गोलार्ध में बांटेंगे। अगर बीच से ऐसे करके काट दें हम लोग, जो विषुवत रेखा है यानी अक्षांश के हिसाब से हम लोग अगर बीच से हटा दें, तो ये वाला था सर विषुवत रेखा, तो ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फेयर। और अगर ऐसे करके बांटे सर, ये हम लोग बांटे अक्षांश के हिसाब से, अगर ऐसे बांटे तो सर ये वाला हो जाएगा देशांतर के हिसाब से। और अपना भारत सर यहीं पे स्थित है, अपना भारत जो इंडिया यहीं पे स्थित है। तो हम लोग अगर बात करें इंडिया की, तो कौन से गोलार्ध में हो, तो सर उत्तरी गोलार्ध में। किसके हिसाब से सर, तो अक्षांश के हिसाब से। तो देखिए तो मेरे पास ऑप्शन कौन कौन सा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध है, तो इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम सब देशांतर के हिसाब से बांटते तब फिर कौन से गोलार्ध में होता, तो सर इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध फिर बोलना पड़ता है। किसके हिसाब से, तो देशांतर के हिसाब से बोलता है तब। तो देखिए हमको कुछ ना बोले तो हम लोग समझेंगे कि अक्षांश के हिसाब से ही बोला है, तो हम सबका कौन सा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, जो ऑप्शन ए में था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, और अगला सवाल बोल रहा है भारत का मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरता है। कहाँ से, लखनऊ से, इलाहाबाद, मुंबई या कोलकाता, कहाँ से गुजरता है भाई। तो अपना आप आंसर लगाएं कौन सा होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि अगर हम लोग बात करें भारत के मानक समय रेखा की, तो देखिए भारत से गुजरता है कहाँ से, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। जो अभी देख रहे थे पूर्वी देशांतर में पड़ा था, तो पूर्वी देशांतर से गुजरता है सर। और भारत में कहाँ से गुजरता है, हम लोग मानक समय कहाँ से लेते हैं, तो इलाहाबाद में एक जगह है, कहाँ है, इलाहाबाद। और इलाहाबाद में एक जगह है कौन सा, नैनी है। कौन सा जगह मैं बोल रहा हूँ, नैनी। तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जो कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम सब अगले सवाल से पे चलते हैं, और अगला सवाल क्या बोल रहा है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, कि 5 घंटे 30 मिनट पीछे है, कि 4 घंटे 30 मिनट आगे, या 4 घंटे 30 मिनट पीछे, क्या है भाई। तो चलिए डायरेक्ट इसका आंसर लगाते हैं। तो कितना है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी ग्रीनविच समय से कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पे, और देखिए तो कहाँ से गुजर रहा था सर, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजर रहा था सर। ये भारत के 5 स्टेट से होकर के गुजरता है। कहाँ से गुजरेगा, भारत के 5 स्टेट से, और शायद आगे में और इससे सवाल भी आपका है। तो चलिए हम सब अगले सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है कि भारत का मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो देखिए हम सब पहले देख लेते हैं कि आखिर गुजरता कहाँ कहाँ से, किस किस स्टेट से। तो अगर हम लोग सबसे पहला बात करेंगे तो कहाँ से, तो यूपी से सर। कहाँ से, यूपी से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश, एमपी से। उसके बाद की बात करें तो सर छत्तीसगढ़ से। और फिर कहाँ से सर, तो उड़ीसा से। और इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ कहाँ से देखें सर, तो हम सब देखें आंध्र प्रदेश से। तो पहला यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो देखिए तो उत्तर प्रदेश हाँ सर था, मध्य प्रदेश था सर, छत्तीसगढ़ भी था, झारखंड से नहीं गुजरता। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी झारखंड से नहीं गुजरती। बाकी जो 5 स्टेट है इससे क्या होता है भाई, गुजरता है भारत का मानक समय रेखा, यानी कहने का मतलब कितना, 82.5 डिग्री, जो पूर्वी देशांतर है वो वाला। और इसमें भी खास करके कहाँ से हम लोग मानक समय रेखा लेते हैं, कहाँ से, तो इलाहाबाद के नैनी से। चलिए अगले सवाल पे, और अगला सवाल क्या बोल रहा है, विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भारत है। यानी अगर पूरे विश्व को हम लोग 100% मान लें एरिया वाइज, तो भारत का अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.52 या तो 3.8%, तो 2.42%, या तो 2.93%। तो कौन सा हो जाएगा सर, 2.42%। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, तो 2.42%। और अगर हम लोग देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से तो लगभग 17.5% है। कितना, लगभग कितना, 17.5%। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहा है भारत का विस्तार उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में क्रमशः कितना है। तो देखिए कितना भाई, अगर हम लोग बात करें उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम, कहने का मतलब जो है सर जम्मू कश्मीर वाला, ये जो है जम्मू कश्मीर वाला वाला ऊपर में, और नीचे में कौन सा हो गया, ये वाला तमिलनाडु वाला सर। और जो तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक की वाला कितना है। और फिर हम लोग देखिए सर इधर अरुणाचल प्रदेश, और इधर में कौन सा, गुजरात है। तो ये वाला पार्ट कितना है सर,
तो अगर हम लोग बात करें इस पार्ट की बात करें तो ये वाला लगभग कितना है, तो अगर हम लोग इसको बात करें तो सर ये वाला ज़्यादा है, वाला कितना है, तो 3214 किलोमीटर कितना है, उत्तर से दक्षिण कितना सर, तो 3214 किलोमीटर। और अगर बात करें सर पूर्व से पश्चिम की ओर तो कितना है, 2933 किलोमीटर, जो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी में है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अगर हम लोग बात करें तट रेखा की तो सबसे लंबी किस राज्य की है भाई, तो हम लोग पहले देख लेते हैं तट रेखा कहाँ कहाँ का कितना कितना है। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा है गुजरात की, कहाँ की है, गुजरात की। तो आपका आंसर तो मिल गया कौन सा, गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा कहाँ का, गुजरात का। अगर इससे थोड़ा सा कम देखें तो सर कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगर इसके बाद बात करें तो तमिलनाडु, इसके बाद की बात करें तो कौन सा सर, महाराष्ट्र, और फिर कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा केरल सर। तो देख लिए सर ऐसे कर करके सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, उससे कम तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र और फिर केरल का। तो मेरा इसमें पूछ क्या रहा था कि सबसे ज़्यादा किसका था, तो गुजरात का, आंध्र प्रदेश का उससे कम, तमिलनाडु का उससे कम और महाराष्ट्र का उससे कम। तो चलिए हम सब देख लिए। कभी कभी ऐसे सवाल को क्या करता है कि आपको सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए बोलेगा तो आप उसे भी अच्छे से कर पाएंगे। बोल रहा लघु अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। तो लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है, या तो सिर्फ आपको ऐसा ना बोल करके सवाल ऐसा भी बोला है कि अंडमान तथा निकोबार को कौन अलग करता है। तो हम सब देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें 10 डिग्री चैनल को तो ही वाला क्या करता है, लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अगर बात करें सर 9 डिग्री चैनल को तो ये किसको करता है, तो सर ये करता है किसको, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। किसको बोल रहे हैं, मिनिकॉय, और किसको, लक्षद्वीप को। मिनिकॉय और किसको, लक्षद्वीप को। तो हम लोग देखें सर 9 डिग्री चैनल किसको, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। अगर बात करें 8 डिग्री चैनल की तो ये किसे करेगा, तो अगर सर हम लोग 8 डिग्री की बात करें तो करता है मालदीव को। किससे करेगा, तो मालदीव को। किससे, तो मिनिकॉय से। तो मालदीव को मिनिकॉय से करता है। अगर पाक जल संधि की बात करें सर तो श्रीलंका को किससे अलग करता है, तो इंडिया से। श्रीलंका और इंडिया को क्या करता है, बीच में है। श्रीलंका और किसके, भारत के बीच में ये पाक जल संधि है। तो चलिए हम जो सवाल पूछ रहा था कि लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है कि बांग्लादेश से कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश तो बांग्लादेश से अपना एक स्टेट कौन सा, पश्चिम बंगाल की, मेघालय, या तो असम, या तो त्रिपुरा। तो कौन सा स्टेट है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें त्रिपुरा की, किसका बात करें भाई, त्रिपुरा की, तो ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश। इसका नाम भी त्रिपुरा लग रहा है कि तीनों तरफ से पूरा पूरा घिर गया है ये बांग्लादेश। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि सर बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा, इसका नाम ही त्रि है, मैंने 3 साइड से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा। और कहता है कि जो बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है उसे हम लोग शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं भाई, तो शून्य रेखा के नाम से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे। बोल रहा भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान तथा चीन से अपनी सीमा बनाती है। कौन, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, या तो सिक्किम। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो तीनों से अपना सीमा बनाएगा भाई, तो अगर हम लोग बात करें कहाँ की, तो सिक्किम का। किसका बात करेंगे, सिक्किम का। जो अंगूठा जैसा ऐसे करके ऊपर में दिखता है, इधर में कौन सा है, नेपाल है सर। और अगर इधर में बात करें तो इधर में कौन सा है, तो इधर में अपना मिल जाएगा कौन, तो भूटान। कौन सा है, भूटान है। और ऊपर में कौन सा रहेगा, चीन रहेगा। तो सिक्किम की बात करें तो किससे, तो तीनों देश से अपना सीमा बनाता है, नेपाल से, भूटान से और चीन से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से, देखिए से यहाँ पे 2 बार आ गया है, थोड़ा आप इसको एक कीजिएगा। तो कहता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो हम सब पहले देख लेते हैं कि कर्क रेखा गुजरता कहाँ कहाँ से है भाई। तो अगर हम लोग बात करें कर्क रेखा की बात करें तो कहाँ कहाँ से गुजरेगा सर, तो देखिए हम लोग कर्क रेखा की बात करते हैं। अगर कर्क रेखा देखें तो सबसे पहला गुजर जाएगा कहाँ से सर, गुजरात से। उसके बाद जाएंगे तो राजस्थान। उसके बाद जाएगा सर कहाँ में, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ जाएगा, मध्य प्रदेश में। उसके बाद जाएगा सर छत्तीसगढ़। कहाँ बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़। उसके बाद चल जाता है सर कहाँ, झारखंड में। और उसके बाद हम लोग चलेंगे तो पश्चिम बंगाल चल जाएगा सर, फिर त्रिपुरा में, और फिर मिजोरम में। तो देखिए तो कितना स्टेट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपसे बोला है कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्य से। वो राज्य कौन सा था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कौन सा, मिजोरम था। देखिए तो बोल रहा है किस स्टेट से नहीं गुजरती है, तो कौन से राज्य से नहीं होकर गुजरती है, तो तमिलनाडु से। गुजरात, राजस्थान, झारखंड से गुजरती है, तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है अगला सवाल क्या बोल रहा है, तो देखिए अगला सवाल बोल रहा है विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब क्या है।
तो देखिए हम लोग चोमालुंगमा का मतलब क्या होता है, पर्वतों की रानी। क्या होता है, पर्वतों की रानी। बहुत लोग चोमालुंगमा देखें तो यहाँ पर भी च जैसा दिख रहा है और यहाँ पर भी चोंच के आकार वाला, तो च से यहाँ भी इसका स्टार्ट हुआ है। तो लोग कभी कभी कन्फ्यूजन में इसे भी मार देते हैं, लेकिन नहीं, चोमालुंगमा का मतलब क्या होता है, पर्वतों की रानी। तो हम लोग देखें तिब्बती भाषा में ऐसा करके, अगर हम लोग नेपाल में जाएंगे तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, एवरेस्ट को क्या बोलते हैं नेपाल में सर, तो सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सागर मोथा कहीं बोल देगा, कहीं सागर माथा बोलेगा, कहीं सागर माता भी बोल देता है, ऐसा करके बोलता है। तो हम लोग सर नेपाल में सागर मोथा के नाम जानते हैं, तो सागर मोथा भी बोल देता है। लेकिन चोमालुंगमा का मतलब क्या होता है, पर्वतों की रानी। चलिए अगले सवाल पे सर, बोल रहा अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो अगर बात करें अंडमान द्वीप की सर, तो देखिए हम लोग पहले चोटी की बात करते हैं। तो अगर एवरेस्ट की बात करें तो किसका है, तो हम लोग हिमालय की सबसे ऊंची चोटी देख लेंगे। अगर सर बात करेंगे गॉडविन ऑस्टिन की, किसका बात कर रहे हैं, गॉडविन ऑस्टिन की, जिसे हम लोग केटू भी बोलते हैं सर, तो ये किसका है, तो काराकोरम श्रेणी की। किसका भाई, तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें सर गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर किसका सर, तो हम लोग देखेंगे अरावली का। किसका है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और जो सैंडल पीक है तो ये वाला कौन सा है सर, अंडमान। जो द्वीप हम लोग देख रहे हैं तो अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक। चलिए सर अगले सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है निम्न में से कौन सी नदी मानसरोवर झील से नहीं निकलती है। कहने का मतलब कि 3 नदी जो कोई होगा भाई मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन एक कोई नदी है जो मानसरोवर झील से नहीं निकलती होगी। तो चलिए हम सब पहले देखते हैं सिंधु की बात करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें सिंधु की, तो हम लोग देखेंगे सर कि सिंधु कहाँ से निकलती है। तो अगर हम लोग बात करें सिंधु की, तो चेमा युगडुंग से एक ग्लेशियर, जिसका नाम क्या है, चेमा युगडुंग नाम है। और भाई चेमा युगडुंग से, जो चेमा युगडुंग सर एक क्या है, ग्लेशियर है, और वहीं से कौन निकलता है, सिंधु, जो कहाँ पे, मानसरोवर के पास में ही है। अगर हम लोग बात करें सतलज की, तो राकस ताल से, कहाँ से, राकस ताल सर, जो कहाँ पर है, राकस ताल, तो सर ये भी कहाँ पर पड़ता है, तो मानसरोवर झील के पास ही पड़ता है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्रा की सर, तो ब्रह्मपुत्रा भी कहाँ से, तो चेमा युगडुंग से निकलता है, भी निकलता है, जो भी यहाँ पे क्या पड़ता है भाई, ये भी है कहाँ पे, तो मानसरोवर झील के ही पास से है। और ब्रह्मपुत्रा को देखिएगा वहाँ पे लोग बोलता है क्या है, तो सांगपो बोलता है। क्या बोलता है, सांगपो, जिसका मतलब पवित्र होता है, जिसका मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। और कावेरी की बात करें सर, तो कावेरी कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है कहाँ से, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। तो हमसे बोल रहा था कि निम्न में से कौन सी मानसरोवर झील से नहीं निकलती है, तो कौन सी नहीं निकलती भाई, कावेरी। कहाँ से निकलते हैं, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं बात। कहता है भारत में सर्वाधिक किस मृदा का विस्तार है। अगर भारत में हम लोग देखेंगे सर्वाधिक मृदा देखेंगे, तो देख लेते हैं पहले सर कौन कौन जो मिट्टी है, कितना कितना मात्रा में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लाल मिट्टी, तो लगभग इसका परसेंटेज देखेंगे सर, तो आ जाएगा कितना, 18.6% के पास में है। अगर हम देख लें काली मिट्टी का विस्तार सर, तो काली मिट्टी लगभग 15.2% के पास में है। अगर बात करें लेटेराइट की, तो लेटेराइट लगभग सर 3.7% पे है। और अगर बात करें जलोर की, तो सबसे ज़्यादा ही है, कितना, तो 43.4%। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल पे। कहता भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है। अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि की, यानी कहने का मतलब इस शेप जो यहाँ पर आता है सर, यानी कहने का मतलब कहाँ पे, तो तमिलनाडु साइड में। तो कहता है कि यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। लेकिन अगर बात बोलते हैं पूरे भारत की मुख्य भूमि की बात न करें, तो देखिए यहाँ पर जो अपना जो यहाँ पर जो द्वीप समूह है, तो इसका सबसे नीचे वाला कौन सा भाई, तो इंदिरा पॉइंट है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, जो कहाँ से, कन्याकुमारी से भी नीचे आ जाता है। तो इंदिरा पॉइंट, अगर हम लोग बात करें कन्याकुमारी की, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की बात करें, तो देखिए तो कन्याकुमारी मुख्य भूमि की और इंदिरा पॉइंट की बात करेगा, तो सिर्फ भारत की बात करें तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु। अगर इंदिरा कॉल की बात करें, तो सर इंदिरा कॉल कहाँ पर, तो सबसे उत्तरतम बिंदु, यानी मुख्य भूमि के सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो सर अपना कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल। अगर बात करें सर गौर मोथा की, किसके बात करें, गौर मोथा की बात करें, तो ये कहाँ पर चला जाता है सर, तो ये सबसे पश्चिम का बिंदु हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम का बिंदु, जो गुजरात में पड़ता है। तो कन्याकुमारी के बारे में हम लोग सब देख लिए सर। फिर हम लोग देख लिए कि इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ हम लोग देख लिए सर, तो इंदिरा पॉइंट देख लिए हम लोग कहाँ पर, तो ग्रेट निकोबार में, जो सबसे नीचे पड़ता है, तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है सर, जो सबसे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु होगी। अगर इंदिरा कॉल की बात करें तो कहाँ पर चल जाएगा, तो इंदिरा कॉल चल जाएगा सबसे ऊपर में, सबसे उत्तर में। और गौर मोता देखिए सर गुजरात में, जो सबसे पश्चिम में पड़ता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोल क्या रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है। तो हम सब देख लेते हैं कि सबसे पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके देखते हैं सर कौन कौन सा होगा।
तो अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे सर, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूस। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा सर? कनाडा। फिर कौन सा? कनाडा। फिर हो जाएगा सर चीन। फिर अगर बात करें तो अमेरिका। उसके बाद बात करें तो ब्राज़ील। उसके बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद बात करें तो भारत। तो देखिए, तो गिनिए तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा कौन सा था? तो अमेरिका था, और पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां कौन सा? भारत था। तो सर देखिए, तो भारत का स्थान कौन सा था? विश्व का कौन सा देश है? तो सर सातवां था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन कौन सा होगा? डी। सर सातवां देश था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा अवरोही क्रम सत्य है? मैंने कहने का मतलब क्या हो कि जो सबसे बड़ा फिर छोटा ऐसे कर करके। तो चलिए हम सब सजा लेते हैं। अगर सबसे बड़ा बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा होगा सर? राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा होगा? राजस्थान। उसके बाद की बात करें तो फिर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा सर? मध्य प्रदेश। उसके बाद बात करें तो महाराष्ट्र, और फिर कौन सा हो जाएगा? यूपी। और देखिए ऐसा करके जो भी है ना, तो हम लोग को ये पूछते रहता, इस ढंग से पूछते रहता सवाल। और खास करके कोई आप पीसीएस का एग्जाम देंगे तो उसमें इसी ढंग से सीरियल वाइज आपको लगाने को देगा। वो इसलिए आपसे देखना चाहता है कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं, तो सिर्फ इसलिए। तो देखिए, तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए अगले सवाल पे। बोल क्या रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आप लोग भी जानते होंगे काला पानी का सजा कितना भयानक होता था। और कहता कि काला पानी के नाम से किसे जानते थे भाई? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे थे सर, तो ये वाला क्या था? काला पानी का सजा। यहीं पर जो भारत का इधर वाला पार्ट हुआ, और यहाँ पर सर जो ये वाला था अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, तो यहीं पर किसके नाम से हम लोग जानते थे सर? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, और यहीं पे क्या? काला पानी की सजा दिया जाता था, जिसमें बहुत कष्ट होता था। अब बहुत सारे अपने क्रांतिकारी भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनका भी आप नाम देखोगे कि काला पानी का सजा उन्हें मिला था। और बहुत सारे तो लोग ऐसे भी थे जिनको वहाँ जाने के बाद बहुत तबीयत भी खराब हुआ, लेकिन फिर भी अंग्रेज जैसा घटिया इंसान की क्या उनके साथ में कितना गंदा व्यवहार किया और बहुत सारा किया। तो खैर अलग बात है, हम सब उस पर भी कभी चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, काला पानी की अगर सजा देखें तो कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए अगला सवाल बोल रहा है, और इस सेशन का सबसे लास्ट सवाल होगा। बोल क्या रहा है कि हैदराबाद का जुर्बा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को हम लोग कौन बोलते हैं भाई? जुर्बा शहर के नाम से जानते हैं, जुर्बा नगर के नाम से जानते हैं। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है, इस सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप सब जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी होंगे उनके पास ज़रूर भेजें। और मेरा भी मनोबल बढ़ाएं। कुछ कमेंट लिख करके आपको जैसा भी लगता है अपना स्कोर बताएं। आपको अगर ये टेस्ट अच्छा लगता है तो आप उसके हिसाब से जो भी आपको मन करे उस ढंग से आप अपना प्यार दें। तो चलिए हम सब फिर से किसी अगले वीडियो में मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।